मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, आपने थंबनेल पर देखा होगा कि जब टॉपर बनना है तो ऐसे लिखें उत्तर। दरअसल यही आज के व्याख्यान का विषय है। हमने आज प्रयास किया है बताने का कि कैसे अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। लगातार ये समस्याएं बच्चों की रहती है, वो पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि खूब पढ़ने वाले भी कम अंक ले आते हैं और बहुत कम पढ़ करके भी लोग टॉपर हो जाते हैं। तो इसमें मूल रूप से जो बात है वो बात यह है कि जो राइटिंग आर्ट है, जो लेखन की कला है, उसके अभाव में ये समस्या आती है। जब भी हम लिखने की कोशिश करते हैं और बेहतर नहीं लिख पाते हैं, हमारे ज्ञान जब अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं, तो ये समस्या आती है। इसीलिए जब हम लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा के माध्यम से जो हम प्रस्तुत करते हैं वही हमारे मूल्यांकन का आधार हो जाता है। क्योंकि परीक्षक जो होते हैं, परीक्षक के सामने परीक्षार्थी नहीं होते कि उनका चमकता हुआ चेहरा नहीं होता, केवल और केवल कॉपियाँ होती है, उसके लिखे हुए उत्तर होते हैं। उसी उत्तर के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है, उसी के आधार पर जो है सो उसका मार्किंग होता है, उसी के आधार पर वो टॉपर बनते हैं या तो नीचे से टॉप करते हैं। आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो वस्तुतः सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। यूँ तो ये सभी वर्ग के लिए है, खास करके उच्च शिक्षा की जहाँ से शुरुआत होती है, ग्रेजुएशन स्तर या उससे भी पहले कहें तो इंटरमीडिएट से लेकर के पीजी स्तर के लगभग सारे विषयों के लिए उपयोगी होगा। ये तमाम लिखित परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बीपीएससी है, यूपीएससी है या पैट है, तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। इसीलिए हमने एक समग्रता के साथ इस विषय को लेने का प्रयास किया है कि जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा के माध्यम से सफलता का अर्जन करना चाहते हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आखिरकार वो कैसे ये काम कर सके, कैसे लिखें, कैसे अपने ज्ञान को प्रदर्शित करें कि उनकी जो आकांक्षा है, उसका जो स्वप्न है वो सिद्ध हो सके। मैंने प्रयास किया है आज के व्याख्यान में यही बताने का। आज का पूरा वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी होगा। मेरा निवेदन होगा कि आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के नाम से जो है इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लगातार आपके साथ ज्ञान की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम नए नए विषयों को लेकर के आएँ, कई विषयों को लाने की योजना है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम लगातार आपके लिए ये सेवा लेकर आते रहेंगे। हम चलते हैं आज के इस विषय पर। हम बता दें आपको कि ये जो विषय है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। अच्छा उत्तर लिखने के लिए जिन 5 बिंदुओं को मैंने आधार बनाया है, इन बिंदुओं के भीतर में फिर उपबिंदु डाला हुआ है। आप इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। हम क्रमिक रूप से उन बिंदु और उसके भीतर में जो आने वाली चीज़ें हैं सब पर हम प्रकाश डालेंगे। आप सारे के सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कैसे आप अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, कैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, कैसे आप भी टॉपर हो सकते हैं। क्योंकि टॉपर आसमान से पैदा नहीं होता या टपकता नहीं है, बल्कि टॉपर लोग अपने लेखन कौशल से, अपने ज्ञान से, अपने क्षमता से बनते हैं और इसके लिए प्रयास करना होता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उत्तर अगर बेहतर लिख रहे हैं तो निश्चय ही आप की सफलता जो है उसके आप काफ़ी करीब होंगे। हम चलते हैं आज के इस विषय पर। जो 5 बिंदु आप देख रहे हैं कि आवश्यक समय शब्द सीमा होनी चाहिए, अनुपात पर ध्यान होना चाहिए, प्रामाणिकता पर बल दिया जाना चाहिए, भाषा जो है वह भी अपने आप में एक कौशल है, उस पर भी बल देना चाहिए। उसके बाद है समय प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। हम क्रमिक रूप से इन तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। उस बिंदु के भीतर आने वाले जो अंतर तत्व हैं, जो चीज़ें हैं, हम उसे भी व्याख्यायित करेंगे। तो आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। आवश्यक शब्द सीमा से यहाँ तात्पर्य है कि प्रत्येक परीक्षा में शब्द सीमाएं निर्धारित होती हैं। जब भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो समय, शब्द सीमाएं, प्रश्न की संख्या सब कुछ तय होता है। जब ये तय होता है तो फिर समस्या क्या है? आपको ध्यान देना है कि किस प्रश्न में हमें कितने शब्दों में उत्तर देना है। इसलिए प्रश्न के आधार पर अगर हम शब्द सीमा का ध्यान रखें तो निश्चय ही हमारे समय की भी बचत होगी और हम बेहतर काम कर पाएंगे।
अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि कॉपियाँ भर देने से खूब मार्क्स मिलते हैं। आप ये जो गलत धारणा है इससे सर्वथा मुक्त रहें। कॉफ़ी भरने से मार्क्स नहीं मिलते। जिस प्रकार से 5 मकई की रोटी खा लेने से बेहतर होता है कि आप कुछ पौष्टिक चीज़ों को ले लें, ये बेहतर होता है, ठीक उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा लिख दें ये काफ़ी नहीं होता है। बल्कि कम लिखें और बहुत सुंदर लिखें, बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखें, कुछ ऐसा लिखें कि जो परीक्षक जब आपकी कॉपी को पढ़े कि लगे कि उसे भी कुछ सीखने का अवसर मिला है। जब आप परीक्षक को भी कुछ ना कुछ सिखा देने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चय ही आप नया कर सकते हैं, निश्चय ही आप कुछ खास कर सकते हैं और आप टॉपर हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि कॉपियाँ नहीं भरनी है, बल्कि अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है। और इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है शब्द सीमा पर ध्यान देना। खास करके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो शब्द की सीमाएं होती है, उस सीमा का ध्यान प्रमुख रूप से रखा जाना चाहिए। 650 शब्द है या कभी 500 शब्द है या कभी 1000 शब्द है, कभी 300 शब्द है, तो होता क्या है कि हम इस शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि हम टारगेट कर लेते हैं कि हमको एक प्रश्न का उत्तर 6 पन्ने में देना है, 8 पन्ने में देना है। इससे बहुत सारे मार्क्स आते हैं, क्योंकि पड़ोस वाले लोग वही लिख रहे हैं। ये गलत धारणा है। आपको शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। अगर 600 शब्दों में प्रश्न का उत्तर मांगा गया है तो आप 600 शब्दों के आसपास ही लिखें। आप 500 से लेकर के 700 तक का टारगेट करें तो आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए जो बेहतर उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो समय भी नष्ट होता है, हमारी ऊर्जा भी खपत होती है और ऐसी स्थिति में प्रश्न भी छूट जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि जो शॉर्ट आंसर है उसकी शब्द सीमा क्या है, जो लॉन्ग आंसर है उसकी शब्द सीमा क्या है। तो पूरी तरह से हम शब्द सीमा का अगर ध्यान रखते हैं, इस तरह की कोई समस्या हमारे समक्ष नहीं आती है। और जब हम शब्द सीमा का ध्यान रखते हैं उस क्रम में सबसे पहले है कि आप प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया है, प्रश्न की मांग क्या है। दरअसल जो परीक्षक हमसे प्रश्न किया है, परीक्षा का अर्थ ही होता है परीक्षा, जहाँ स्वेच्छा नहीं चलता है। आप जो पढ़ के आए जरूरी नहीं कि वही प्रश्न पूछ दिए जाएँ आपसे। प्रश्न नया होता है, परीक्षा के अनुरूप होता है। इसीलिए आप इस पर पूरी तरह से ध्यान फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि प्रश्नों को पूरी तरह से समझ लें कि क्या मांग रहा है, प्रवृत्ति क्या है प्रश्न की, प्रश्न की ज़रूरत क्या है। और उस हिसाब से अगर आप उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती है उत्तर लिखने में। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न की प्रवृत्ति या तो सिंहावलोकन की होती है या तो विहंगावलोकन की होती है। 2 प्रवृत्तियाँ होती है प्रश्न की। सिंहावलोकन के बारे में कहा जाता है कि जब हम किसी प्रश्न को इस प्रकार से लिखते हैं या प्रश्न जब इस प्रकार से पूछा जाता है कि जिससे हम प्रश्न से बाहर नहीं निकल पाए, जब प्रश्न से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे सिंहावलोकन कहते हैं। इसमें मूल शब्द सिंह है। जिस प्रकार से सिंह जब अपने शिकार को टारगेट करता है तो उसकी दृष्टि पूरी तरह से शिकार पर होती है। वह अपना पूरा का पूरा फोकस शिकार पर करता है और वो आई कॉन्ट्रैक्ट करके उस पर अटैक करता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी भी प्रश्न का हमें सिंहावलोकन करना होता है तो हम पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा उस प्रश्न पर लगाते हैं, हम प्रश्न के दायरे से बाहर नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक प्रश्न को आपके सामने रखें तो वो प्रश्न हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं कॉमन शब्द को रखना चाहता हूँ। जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि रामचरितमानस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है या आपको एक निबंध लिखना है, तो आपको क्या करना है। अगर इसमें आपको सिंहावलोकन करना है तो रामचरितमानस से आपको बाहर नहीं जाना है। और जब भी आप सिंहावलोकन कर रहे हो तो आपकी पूरी शक्ति, आपकी पूरी ऊर्जा, आपका पूरा का पूरा सामर्थ्य जो है वो उसी पर लगना चाहिए जिससे मानस पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। उसके बाद अगर विहंगावलोकन टाइप का प्रश्न है तो विहंगावलोकन में होता है जिस प्रकार से पक्षी अपने शिकार को खोजने के क्रम में तमाम चीज़ों को देखता है। वो पेड़ को देखता है, पौधों को देखता है, नदी को देखता है, नाले को देखता है, तमाम चीज़ों को देखता है, उन चीज़ों में से अपने शिकार को खोजता है। जब इस प्रवृत्ति का कोई प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रश्न का आप विहंगावलोकन करिए, तो आपको ध्यान रखना होता है कि प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी चीज़ें आती है
सारी चीज़ों का आपको उल्लेख करना है। अगर आपको रामचरितमानस से प्रश्न पूछा गया है तो आप राम काव्य की परंपरा का उल्लेख करेंगे। आप तुलसीदास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। आप तुलसीदास की अन्य रचनाओं पर भी प्रकाश डाल लेंगे। फिर आप मानस पर आकर के प्रश्न को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। ये है विहंगावलोकन। इसलिए विहंगावलोकन में समग्रता के साथ लेखन का कार्य किया जाता है, और जब भी आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो एक बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है बड़ी सहजता के साथ, और इसमें शब्द सीमा का भी ध्यान अनिवार्य रूप से आप रख सकते हैं। उसके बाद है इसमें दूसरा जो है वो अनुपात पर ध्यान देना होता है। क्योंकि एक प्रश्न के भीतर में कई प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, कई बार प्रश्न घुमावदार हो जाते हैं, कई बार एक प्रश्न के भीतर में कई प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूछा गया हो कि जो राम काव्य की परंपरा है उस परंपरा में राम की शक्ति पूजा का क्या स्थान है। यो तो हम केवल उदाहरण के लिए ये दे रहे हैं, ये व्याख्यान सारे विषयों के लिए उपयोगी है। दरअसल सारे विषयों का अपना एक संबंध होता है, और लेखन का जो कौशल होता है वो लगभग सब में बराबर होता है। कुछ न कुछ समानताएं अनिवार्य रूप से होती हैं। जब उस परंपरा की बात हमसे पूछी जाती है तो परंपरा में केवल नामोल्लेख करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि जितने बिंदुओं में आपने उस प्रश्न का विभाजन किया है, मतलब कि उत्तर का विभाजन किया है, सारे बिंदुओं का सम्यक विश्लेषण भी करना होता है और एक सही अनुपात विश्लेषण करना होता है। या एक प्रश्न के भीतर में अगर मान लीजिए कि 10 बिंदु है तो 10 बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है, तो उसके आकार प्रकार लगभग समानता का अनुपालन करते हुए होना चाहिए। अगर आपने किसी प्रश्न को इस तरह से लिखा है और किसी बिंदु को पूरा का पूरा विस्तार से लिखा है, दूसरे बिंदु को बहुत ही संक्षेप कर दिया है, तो ये गलत होता है। इसलिए ध्यान देना होता है कि एक प्रश्न के तहत कितने बिंदु हैं, उन बिंदुओं का हम अनुपात में लेखन करें तो निश्चय ही बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है। एक चीज़ और मैं लगे हाथ आपको बता दूं कि होता क्या है कि किसी प्रश्न में 10 बिंदु लिखना होता है, तो 10 बिंदु अगर आप लिखने लगेंगे और सबका अगर विस्तृत विश्लेषण करने लगेंगे तो निश्चय ही आप नहीं कर पाएंगे और आपका समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ऐसी अवस्था में करना क्या होता है कि हमें 6-7 बिंदुओं का बहुत गंभीरता के साथ उल्लेख करना है, और फिर 2-3 बिंदु जो शेष बच गए जो कम महत्वपूर्ण है उसका नाम दे देना है। चूँकि परीक्षा का ध्यान यह नहीं होता है, जो परीक्षक होते हैं, कॉपी जांचने वाले होते हैं, उसका ध्यान यह नहीं होता है कि वो आपको परेशान करे। दरअसल आपके ज्ञान की जांच करना ही उनका उद्देश्य होता है। उसे अगर यह पता चल जाए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर बखूबी आ रहा था, पूरी तरह से आ रहा था, तो आपका सही मूल्यांकन करेगा, आपको अच्छा मार्क्स देगा। वह केवल आपके ज्ञान की जांच कर रहा है, वह केवल आपके ज्ञान की पड़ताल कर रहा है। इसीलिए यह हमेशा परीक्षार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें है कि प्रश्नों की मांग पर ध्यान देते हैं कि प्रश्न एक प्रश्न के भीतर में कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, कई बिंदुएं बन जाते हैं। तो जो बिंदु प्रश्न में ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस पर हम ज़्यादा लिखेंगे, जो बिंदु कम महत्वपूर्ण है उस पर हम कम लिखेंगे। इसलिए इसमें अनुपात पर ध्यान दिया जाता है। इसको लिखने के क्रम में समास शैली और व्यास शैली का प्रयोग किया जा सकता है। समास शैली और व्यास शैली को आप समझ लें कि समास शैली वो शैली होता है कि जब भी हम किसी प्रश्न को बहुत विस्तार में जानते हैं लेकिन हमसे पूछा गया है शॉर्ट में, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, हमें समास शैली का प्रयोग करना होगा। हमें खोजना होगा कि कौन सी चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण चीज़ों को ही हम सबसे पहले लेंगे और उसे हम शब्द सीमा में बांधते हुए उसका लेखन कार्य करेंगे। जब हम बहुत शॉर्ट में पढ़ करके आए हुए हैं और हमसे कोई लॉन्ग आंसर पूछ दिया है, दीर्घ उत्तरीय पूछ दिया है, तो ऐसी स्थिति में व्यास शैली का प्रयोग होता है। व्यास शैली दरअसल संक्षेप से विस्तार की ओर जाने की शैली होती है। अगर मान लीजिए कि आपसे स्वाधीनता संग्राम पर एक प्रश्न पूछा गया है और आपको जो है सो आपने बहुत शॉर्ट में से पढ़ा है, आपको विस्तार से इस प्रश्न की जानकारी नहीं है, तो आप व्यास शैली का प्रयोग करेंगे। स्वाधीनता संग्राम का उल्लेख करते हुए आप बक्सर के युद्ध का उल्लेख कर सकते हैं, आप 1757 के युद्ध का उल्लेख कर सकते हैं, आप 1857 का उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद स्वाधीनता संग्राम पर आकर के अपने उत्तर को आप पूरा कर सकते हैं। इसमें करना यह होता है कि आप प्रश्न का उत्तर वहीं से स्टार्ट करें जो उसका मौलिक उत्तर है, लेकिन आप 4 लाइन 5 लाइन एक पैराग्राफ लिखें इंट्रो के रूप में। उसके बाद आप विस्तार में चले जाओ और इस प्रवाह में आप लेकर के बढ़ें प्रश्न का उत्तर
कि किसी को पता भी नहीं चले कि आपने ब्याज शैली का प्रयोग किया है और आपने पूरा का पूरा उत्तर लिख दिया है। तो जब भी आपको प्रश्न का उत्तर अल्प मात्रा में आ रहा हो तो आप ब्याज शैली का प्रयोग करें। संक्षिप्त चीज़ों से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ों को जोड़ करके आप उत्तर को लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना होता है। इसके आगे आप देख रहे हैं कि तीसरा जो बिंदु है वो है प्रमाणिकता की पर बल। प्रमाणिकता पर बल मतलब है कि आप एक विद्यार्थी है, आप वर्ष भर पढ़ते हैं और 3 घंटे में आप एग्जाम देते हैं। तो वर्ष भर आपने क्या पढ़ा उसकी प्रमाणिकता की जांच भी की जाती है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी है, उसमें विश्वसनीयता है, उसमें तार्किकता है। इस तार्किकता को सिद्ध करने के लिए, अपनी चीज़ों को प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले है कि आप विषय को तार्किक रूप में प्रस्तुत करें। जो बात आप कर रहे हैं वो हवा हवाई नहीं हो, बल्कि अपने बात के, अपने संदर्भ के प्रतिपादन के लिए आप कुछ विद्वानों का उदाहरण ले सकते हैं, किसी के कथन को आप वहाँ पर प्रत्यारोपित कर सकते हैं, या अगर आप साहित्य का उत्तर लिख रहे हैं तो साहित्य का उत्तर लिखने के क्रम में आप प्रमाण के लिए कुछ पंक्तियों को उदाहरण में डाल सकते हैं। जैसे आप कबीर पर लिख रहे हो और कबीर की पंक्तियाँ उद्धृत नहीं की गई हो तो कैसा उत्तर होगा कबीर पर? इसका मतलब है कि कबीर के पाठ को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है, पाठ की गहराई में आपने उतरने की कोशिश नहीं की है, ये इसका अर्थ निकलता है। यही कारण है कि आप अपने चीज़ों को प्रमाणिक तरीके से अगर प्रस्तुत करना हो तो उदाहरण दें, प्रमाणिक तरीके से प्रस्तुत करना हो और उत्तर अगर साहित्य का हो तो कुछ पंक्तियाँ दी जाए, कुछ लेखकों के कथन दिए जाए, 2 रचनाकारों की तुलना कर दी जाए। इस तरीके से ये ऑथेंटिसिटी बन जाती है, ये प्रमाणिक प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्योंकि प्रश्न का उत्तर अगर प्रमाणिक नहीं होगा, अगर आप हवा हवाई की बात करेंगे, उसमें कहीं कोई विश्वसनीयता नहीं होगी तो वो कारगर नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई कथन है और आपने यह लिख दिया ये किसी खास कवि ने कहा है, उससे यह बेहतर होता है कहना कि किस कवि ने कहा है, आप उसका नाम भी दीजिए, किस रचना में यह कथन आया है आप उसे भी दीजिए, इस रचना का प्रकाशन कब हुआ है अगर आप उसे भी बता देते हैं। इससे पता चलता है कि आपके पास एक व्यवस्थित ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज्ञान की जो विश्वसनीयता के साथ जो उसका व्यवस्थित होना है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शोधार्थी, एक विद्यार्थी जब अपने ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है तो माना जाता है परीक्षक के माध्यम से इसने चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश की है और यह वास्तव में टॉपर होने के लायक है। आपके लेखन से वो कुछ न कुछ सीखने की भी कोशिश करता है। उसके बाद है यहाँ की भाषा पर बल दिया जाता है, क्योंकि भाषा जो है वही अभिव्यक्ति का माध्यम है, साधन है। विषय कुछ भी रहा हो, विषय चाहे आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, विषय चाहे साइंस का हो या कोई भी विषय रहा हो, उसकी अभिव्यक्ति किसी न किसी भाषा में की जाती है। खास करके आज हम बात करेंगे कि जिन भी ज्ञान की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा में की जाती है, मैं इसी से आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा कि किस प्रकार से लेखन के क्रम में भाषा पर बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। ये एक आम धारणा बन गई कि जो लोग भाषा में अध्ययन का कार्य करते हैं, जो भाषा के विद्यार्थी हैं, उन्हीं को शुद्ध लिखने की आवश्यकता है। तो ये एक भ्रम है, सबको शुद्ध लिखने की आवश्यकता है। अगर आपने बहुत कॉमन शब्दों को बहुत अटपटा तरीका से लिख दिया है तो निश्चय ही आप के जो उत्तर है वो गलत प्रभाव डालेंगे और आपका मूल्यांकन बेहतर नहीं हो पाएगा। विषय चाहे कुछ भी रहा हो, भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको शुद्ध लिखना, सुंदर लिखना आना चाहिए, यही आपके मूल्यांकन का आधार बनता है। इस क्रम में ध्यान देना होता है कि भाषा पर ध्यान देते हुए सबसे पहले कि सुंदर लिखें। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप थोड़ा सा अशुद्ध भी लिख देते हैं पर आपके लेखन में सौंदर्य है, जो सौंदर्य आकर्षित करता है, तो जो पढ़ने वाले होते हैं वो अभिभूत हो जाते हैं, उत्तर पढ़ने वाले अभिभूत हो जाते हैं, खो जाते हैं उस अक्षर के सौंदर्य पर, तो निश्चय ही आपको अच्छा नंबर देंगे, आपका मूल्यांकन बेहतर तरीके से करेंगे। इसीलिए जो जब भी आप लिखें तो सुंदर लिखें, और सुंदर लिखने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। मैं एक अपने व्याख्यान में बताऊंगा कि सुंदर कैसे लिखें, कभी अवसर मिला तो आप इस व्याख्यान को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सुंदर लिखने के लिए क्या है कि आप निरंतर प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, घर में बाहर में, जो अक्षर की मूल बनावट होती है, जो मूल स्ट्रक्चर है अक्षर की, अगर आप उस संरचना का ध्यान रखते हैं, जो स्कूल में मास्टर जी ने कभी आपको सिखाया था,
आप याद करें कि वो सही अक्षर था, बाद में आपने एक अपने तरीके का अक्षर बना लिया, उसके स्वरूप को आपने बिगाड़ दिया, आपकी अपनी शैली, आपका अपना स्टाइल हो गया, ये गलत है। जो अक्षर की मूल पद्धति है, जो मूल प्रवृत्ति है, जो मूल आकार है, उसे रहने दें और उसी तरीके से अगर आप लिखने का अभ्यास करते हैं तो सुंदर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप में एक कॉमन सी धारणा बन जाती है कि सुंदर लिखना अब हमारे बस की नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी समय आप अपने लेखन को सुंदर बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास करना होता है, थोड़ी सी धैर्य रखना होता है। आप सुंदर लिख करके अभ्यास करके अगर परीक्षा में जाते हैं, सुंदर तरीके से अपनी चीज़ों को अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो चलता है और मूल्यांकन बेहतर होता है। दूसरी चीज़ें इसमें है कि आप शुद्ध लिखें। अगर आप शुद्ध लिखते हैं, लेखन में शुद्धता होती है तो बहुत जानदार बात है। सुंदर के साथ अगर शुद्धता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस प्रकार से ज्ञान के साथ अगर संवेदना हो, अगर चेतना हो, भाव हो, तो ठीक उसी प्रकार का सौंदर्य वहाँ दिखाई पड़ता है कि आप सुंदर होने के साथ साथ शुद्ध लिखने का प्रयास करें। दरअसल लेखन में दो तरह की अशुद्धताएं बहुत कॉमन रूप से पाई जाती है। एक तो शब्दगत अशुद्धता है कि जब भी आप किसी कठिन शब्द को लिखते हैं तो उस शब्द के लेखन में आप अशुद्ध कर देते हैं। इसीलिए लगातार पढ़ने के क्रम में शब्द की जो बनावट है उस पर ध्यान दें, लेखन के क्रम में उसका अभ्यास करें। कठिन शब्द के लिए आप निरंतर प्रयास करें, ये सहज हो जाता है। और जब भी आप कठिन शब्द को भी सहजता के साथ लिख लेते हैं तो ये गलती नहीं होती है। दूसरी प्रकार की गलती होती है जो व्याकरणिक है। जैसे आप बहुत लंबे लंबे वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं और अभी आपकी भाषा पर पकड़ नहीं हुई है तो ये गलत है। आरंभ में आप छोटे छोटे शब्द का लेखन कार्य करिए, लिखिए, परीक्षा में हो या घर में हो या अभ्यास करिए तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में जब आपकी भाषा पर पकड़ हो जाए तो आप लच्छेदार वाक्यों को लिख सकते हैं, आप सामासिक शैली में लिख सकते हैं। ये चीज़ें सहज रूप से है। उसके बाद है कि प्रवाहमयी लेखन होना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि प्रवाहमयी लेखन वही होता है जहाँ हर वाक्य अपने पूर्व के वाक्य का निष्कर्ष होता है और अपने अगले वाक्य की भूमिका होता है। मतलब है कि एक जुड़ाव होना चाहिए, एक निरंतर्य होना चाहिए, एक प्रवाह होना चाहिए, एक धारा होनी चाहिए। अगर यह भाषा में नहीं है तो निश्चय ही आपके उत्तर बेहतर नहीं माने जाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान का अभाव भी है तो आप व्यास शैली का प्रयोग करते हुए प्रवाहमयी भाषा में आप कहाँ से कहाँ चीज़ों को लेकर के बहा लेंगे कि परीक्षक को भी नहीं पता चलेगा। वो घर आके सोचेगा कि वो प्रश्न तो कुछ और पूछा गया था, उत्तर कोई और लिख दिया, और दरअसल है कि आपने मार्क्स दे दिया। मतलब है कि मार्क्स देने वाले लोग उस प्रवाह में इस प्रकार से फंस जाए, इस प्रकार से उलझ जाए कि वो आपको मार्क्स दे दे। इसलिए प्रवाहमयी भाषा जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। इसलिए प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग होना चाहिए कि आपके सारे के सारे वाक्य का अपना अंतर संबंध होना चाहिए, निरंतर वो प्रवाह होना चाहिए, सारे वाक्यों के बीच में गहरा संबंध होना चाहिए और पूरा का पूरा जो उत्तर हो उसमें एक जुड़ाव जैसा महसूस होना चाहिए। उसके बाद है कि उत्तम शब्द योजना। अगर आप लेखन कार्य में किसी शब्द का चयन कर रहे हैं तो आप अपने प्रश्न की प्रवृत्ति को भी देख लें, आप अपने वर्ग के स्तर को भी देख लें और तब आप शब्द का प्रयोग करें। अगर आप किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये गलत है। शब्द आपके होने चाहिए, शब्द आप अपने तरीके से क्रिएट करिए और आप बहुत ही उसी भाषा, उसी शब्द का प्रयोग करिए जो आपके भीतर में रसा हुआ हो, बसा हुआ हो, जिससे आप पूरी तरह से परिचित हो। जब आप परिचित शब्द का प्रयोग करते हैं तो लगभग उसमें गलतियां नहीं होती है, न व्याकरणिक गलती होगी, न तो वर्तनीगत गलती होगी, और ये बहुत सहज होता है कि आप उत्तम शब्द के प्रयोग के क्रम में जरूरी नहीं है कि बहुत संस्कृत के शब्दों को खोज करके लाएं जिसके लिए पढ़ने वाले को भी शब्दकोश देखना पड़े, ये जरूरी नहीं है। आप उस शब्द को लिखें जो शब्द आपके भीतर में ढल चुका है, रंग चुका है। सामान्य रूप से बेहतर माना जाता है कि आप प्रवाहमयी भाषा में लिखें। आप उन शब्दों का चयन करें जो क्लासिकल है, जो बेहतर है, जो व्यवस्थित है, जो सिस्टम में है, उस शब्द का आप चयन करें तो बेहतर उत्तर माना जाता है। उसके बाद है कि समय प्रबंधन पर आप ध्यान दें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को नहीं रख पाए तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। जो प्रश्न जितने शब्दों में लिखना था आपको पहले से उसका अभ्यास करके जाना है। परीक्षा में आप गए तो आप टाइम को देखिए कि कब आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, कब आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, और एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जब भी आप प्रश्न छोड़ते हैं
तो आप भूल ही जाइए कि आप टॉपर हो सकते हैं। टॉपर कभी प्रश्न नहीं छोड़ते। टॉपर समय से पहले ही अपने सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। और मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ऑथेंटिक, बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही सिस्टम के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ, शुद्धता के साथ अगर आप अपनी बातों को कह देते हैं तो कॉपियाँ भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, बल्कि इस सिस्टम का प्रयोग करके ही आप उत्तम मार्क्स ला सकते हैं। पढ़ने वाले को लगे कि वो भी कुछ सीख गया, वो भी कुछ समझ गया है। इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए समय प्रबंधन अगर आप में रहेगा तो प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। उसके बाद है कि प्रश्न की मांग के अनुसार ही समय दें। शॉर्ट पर कितना देना है, लॉन्ग पर कितना देना है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चय ही प्रश्न नहीं छूटते हैं। अनुच्छेद परिवर्तन, दरअसल उसमें जो प्रस्तुतिकरण है उसमें ध्यान देना पड़ता है कि कब आप अनुच्छेद परिवर्तन कर रहे हैं, किस प्रकार के कलम का आप प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से आप बिंदुओं का निर्धारण कर रहे हैं, आप कैसे उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रस्तुतिकरण है कि कॉपी देख करके जिस प्रकार से एकदम सजा हुआ, संवरा हुआ सा प्रतीत हो, परिलक्षित हो, तो ये आपका प्रेजेंटेशन है, ये आपकी प्रस्तुतिकरण है। अगर प्रस्तुतिकरण बेहतर नहीं होगी तो आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसीलिए आप इस प्रकार से सिस्टम में लिखें, व्यवस्थित तरीके से लिखें, अनुच्छेद और परिच्छेद का ध्यान रखें, किस प्रकार से वाक्य का चयन कर रहे हैं उस पर आप ध्यान रखें, कैसे आप उदाहरण दे रहे हैं उसका आप ध्यान रखें। 2 तरह के कलम का प्रयोग कर सकते हैं सामान्य रूप से सारी परीक्षाओं में, ये ब्लू पेन और ब्लैक पेन, 2 तरह के कलम से आप साज सज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें आप ध्यान देंगे कि जब आप कोई महत्वपूर्ण कोटेशन दे रहे हैं, किसी खास विद्वान का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपने किसी कोई पॉइंट दिया है उसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि प्रश्न पढ़ने वाले लोग एकदम आईने की तरह आपके प्रश्न उसके सामने में प्रस्तुत होता है, लगता है इस प्रकार से सारी चीज़ें झलक जाती है। ठीक उसी प्रकार से अंडरलाइन के वाक्य जब झलक जाएंगे तो प्रश्न को पढ़ना सहज हो जाएगा। एक और चीज़ पर आप ध्यान देंगे और आप याद रखेंगे कि प्रश्न पढ़ने वाले, मूल्यांकन करने वाले सारे प्रश्नों को बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। वो प्रश्न का आरंभ देखता है जिसे इंट्रो कहा जाता है, इसलिए आरंभ में इंट्रो आप बहुत सुंदर लिखें और अंत में जो निष्कर्ष होता है निष्कर्ष को भी आप सुंदरता के साथ लिखें। और एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि जब आप लिखना जिस शैली में स्टार्ट करते हैं उसी शैली को बनाए रखें। अक्सर लोग घर से प्लानिंग बना के जाते हैं, बहुत सुंदर लिखना है, हिला देना है, फाड़ देना है, पर वहाँ होता क्या है, वहाँ जाकर के लिखना बढ़िया से तो शुरू करता है, लिखते लिखते लगता है जैसे टीका पट्टा लिया था और फिर घिसना शुरू कर देता है। आप याद रखिए कि जब भी आप घिस रहे हैं तो उस घिसाव पर भी आपका मूल्यांकन होगा और ये मूल्यांकन बेहतर नहीं होगा। इसलिए जिस शैली में, जिस स्टाइल में, जिस प्रकार के अक्षर में आपने लिखना आरंभ किया उसको आप अंत तक अगर बनाए रख पाते हैं और अंत में अपना बना बनाया हुआ खूबसूरत सा अगर आप निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तो शायद आप बेहतर कर पाएंगे और आप टॉपर हो जाएंगे। अंत में मैं आप सबों को बता दूं कि ये व्याख्यान की जो श्रृंखला है निरंतर बनी रहेगी आप सबों की सेवा में। आप सारे लोग हमारे चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हम नए नए ज्ञान की बात लेकर के आपके समक्ष हमेशा उपस्थित होते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे।